दोस्तों हाल ही में मैंने एप्पल टीवी पे प्लूरिबस सीरीज देखा है जिसे विंस गिलिगन क्रिएट किए हैं। इसके सीजन 1 में कुल 9 एपिसोड्स होने वाले हैं जिनमें से 8 एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुकी हैं और सीजन 1 के फिनाले शायद 25 दिसंबर को आएगी। इसलिए आज की वीडियो में हम पहले 3 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे, देन प्लूरिबस की अगली वीडियो में हम बचे हुए 6 एपिसोड्स की कहानी को जानते हुए थियरीज को भी कवर करेंगे, जो कि ऑफ कोर्स 25 दिसंबर के बाद आएगी जब फिनाले एपिसोड एयर हो जाएगी। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड का नाम है वी इज अस और इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक काउंटडाउन टाइमर दिखाया जाता है जो कि होता है 439 डेज 19 आवर्स 56 मिनट्स एंड 10 सेकंड्स का। देन हम कुछ साइंटिस्ट्स को देखते हैं, मोस्टली ये एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्हें स्पेस से एक अजीब सिग्नल मिलती है और ये रेडियो वेव सिग्नल थी जो कि क्लियरली एलियन थी। ये सिग्नल हर 78 सेकंड्स पे रिपीट हुए जा रही थी और ऐसे में अगले दिन तक कई साइंटिस्ट्स इसे डिकोड करने में लग गए थे। यहाँ खास बात ये थी कि ये सिग्नल 600 लाइट ईयर्स दूर से आ रही थी और फिर भी सिग्नल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऐसी स्ट्रॉन्ग सिग्नल को इतनी दूर से भेजने के लिए जो एंटीना चाहिए होगा वो अफ्रीका जितना बड़ा होगा। इस सिग्नल की पल्स 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में थी, यानी कि इट वाज नॉट बाइनरी रादर क्वार्टरनरी, जिस कारण से इसे डिकोड करना बहुत ज्यादा कठिन था। इस बात को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन थी कि अगर कोई इतनी मेहनत से सिग्नल भेजेगा तो सिग्नल को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाएगा कि उसे डिकोड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। तभी एक एस्ट्रोनॉमर का दिमाग चलता है कि ये क्वार्टरनरी सिग्नल नहीं है, रादर एक वायरल आरएनए सीक्वेंस है। अब जिन्हें वायरल आरएनए सीक्वेंस के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये बेसिकली एक वायरस का जेनेटिक कोड होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स का कोड होता है ना, वैसा ही वायरस का इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये आरएनए सीक्वेंस बताता है कि वायरस कौन कौन से प्रोटीन्स बनाएगा, कैसे रेप्लिकेट करेगा और होस्ट सेल को कैसे इन्फेक्ट करेगा। जब साइंटिस्ट कहते हैं कि वायरल आरएनए सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ है या सीक्वेंस को मैनिपुलेट किया गया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने वायरस के इस जेनेटिक कोड को रीड या चेंज किया। ये सीक्वेंस समझ के लोग वायरस का ओरिजिन, म्यूटेशन और बिहेवियर एनालाइज कर सकते हैं। बस फिर क्या था, साइंटिस्ट्स इस वायरल आरएनए सीक्वेंस को क्रिएट करके डिफरेंट एनिमल्स पे टेस्ट करने लगते हैं, जैसे कि माउस पे, गिनी पिग पे, और इन टेस्ट्स का उन्हें महीनों तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता। काउंटडाउन टाइमर अब 71 डेज 13 आवर्स 21 मिनट्स तक आ गया है, यानी पिछले 368 डेज में साइंटिस्ट्स को इस वायरल आरएनए सीक्वेंस से कोई रिजल्ट नहीं मिला था। इसी के पैरेलल में हम कैरल से मिलते हैं जो कि एक रोमांस नोवेलिस्ट हैं और उनकी एक बुक सीरीज वाइकारो रीडर्स में काफी पॉपुलर है। इस सीरीज में एक पायरेट मेल कैरेक्टर है रबान, जो कि लड़कियों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। कैरल के वाइकारो सीरीज की नई बुक लॉन्च हो चुकी थी, जिसके बुक प्रमोशन और रीडिंग के दौरान हम फैंस को देखते हैं जो कि बहुत एक्साइटेड थे। हम यहाँ कैरल की मैनेजर हेलेन से भी मिलते हैं जो कि सीक्रेटली कैरल की पार्टनर भी है। कैरल अपने फैंस को बहुत अच्छे से मिलती हैं, ऑटोग्राफ देती हैं, लेकिन प्रमोशंस के बाद हम कैरल का एक डिफरेंट एटीट्यूड देखते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कैरल को अपनी ही बुक्स पसंद नहीं है। I mean, वो ऐसे रोमांस नॉवेल्स नहीं लिखना चाहती जो कि फैंटेसी वर्ल्ड में हो, रादर कुछ सीरियस किताब लिखना चाहती हैं। लेकिन उनकी जो ये बुक सीरीज है वाइकारो, वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, फैंस की डिमांड बहुत हाई रहती है और ऐसे में उन्हें ये रोमांटिक फिक्शनल सीरीज लिखनी ही पड़ रही है। खैर, काउंटडाउन टाइमर अब 29 डेज 23 आवर्स 49 मिनट्स पे आता है और हम 2 डॉक्टर्स को देखते हैं जो कि उसी आरएनए सीक्वेंस को रिप्रोड्यूस करने में लगे हैं, लेकिन अब तक ये लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट डॉक्टर डी है इनमें से एक जो कहते हैं कि ये आरएनए सीक्वेंस इनकोड होता है फॉर लाइसोजेनिक वायरस, लेकिन इसका किसी भी तरह के एनिमल पे अब तक कोई असर नहीं हुआ है, लाइक रैबिट्स, माइस, गिनी पिग्स वगैरह वगैरह। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लाइसोजेनिक वायरस ऐसे काम करता है जैसे कोई चोरी छुप के घर में घुसकर सेटल हो जाए। जब वायरस होस्ट सेल में एंटर करता है तो वो तुरंत सेल को एक्सप्लोड नहीं करता, इंस्टेड वो अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट कर देता है और शांति से मल्टीप्लाई होकर सेल्स के साथ ही कॉपी होता रहता है। होस्ट को पता भी नहीं चलता कि उसके जीन्स में वायरस क्वाइटली सोया हुआ पड़ा है। बाद में अगर कंडीशंस चेंज हो जाएं तो ये वायरस सडन एक्टिव हो सकता है और लाइसोजेनिक से लाइटिक मोड में शिफ्ट होकर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये मैकेनिज्म बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग बैक्टीरियोफेजेस में बहुत कॉमन है। खैर, ये दोनों डॉक्टर्स यानी डॉक्टर डी और डॉक्टर जेन अपनी फर्दर टेस्टिंग के लिए जाते हैं और वहां एक माउस को देखते हैं जो कि खत्म हो गया था। डॉक्टर जेन इस माउस को निकालती और वो उसकी हार्ट बीट फील नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये लोग ग्लव्स पहने हुए थे, सूट
सूट के अंदर थे, इसीलिए वो अपना ग्लव्स निकालती हैं ताकि वो माउस की हार्ट बीट को फील कर सकें। लेकिन एकदम से ये चूहा उन्हें काट के भाग जाता है। ये बाइट इतनी पावरफुल थी कि डॉक्टर जेन की उंगली से खून निकल गया था और ऐसे में वो तुरंत खुद को डिसइंफेक्ट करने जाती हैं। वहीं डॉक्टर डी इस माउस को पकड़ के तुरंत केज में डालते हैं। देन वो डॉक्टर जेन की तरफ देखते हैं जो कि अजीब तरह से कांप रही थी। डॉक्टर डी फौरन डॉक्टर जेन को लेके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर जेन समाप्त हो रही है बिकॉज ऑफ माउस बाइट। यहीं पे सीन कट होता है। अगले सीन में हम इसी फैसिलिटी के गार्ड को देखते हैं जो कि वेंडिंग मशीन से कुछ निकाल रहा था कि तभी डॉक्टर जेन अजीब तरह से स्माइल करते हुए आती हैं और गार्ड को किस कर लेती हैं। इससे गार्ड भी अजीब तरह से कांपने लगता है। वहीं हम डॉक्टर डी को देखते हैं जो कि अजीब तरह से स्माइल कर रहे थे और वो एक जैनिटर को किस करके उस तक वायरस फैला देते हैं। कुछ ही देर बाद इस फैसिलिटी के सभी लोग इन्फेक्टेड थे और सब के सब अजीब तरह से स्माइल कर रहे थे, इंक्लूडिंग गार्ड्स, जैनिटर्स, साइंटिस्ट या फिर इवन डिलीवरी का अगर कोई आया हो तो। ये सभी एकदम सिंक में लैब में रखी पीट्री डिशेस निकालते हैं और उसे चाट के मतलब उसमें अपना थूक लगा के उसे रखने लगते हैं, लाइक स्वाब से अपना सलाइवा लगाना ताकि वो लोग इसे और फैला सके। इनकेस आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ क्या हुआ तो सिंपल वे में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जेन का एक चूहा एक्चुअली म्यूटेट हुआ। देन वो उन्हें काटा जिससे डॉक्टर जेन म्यूटेट हो गई। उनका पूरा डीएनए चेंज हुआ और अब उनके अंदर एलियन है, मतलब वो है ह्यूमन ही लेकिन पूरा एलियन वाला सीन बन गया है। देन वो डॉक्टर डी को अपने सलाइवा से सेम चीज फैला दी और अब ये पूरी फैसिलिटी में फैल चुका है। ये लोग अब ह्यूमंस नहीं रहे, रादर किसी एलियन स्पीसीज जैसे हैं और ये हाइव माइंड है, मतलब सब एक साथ सोचते हैं, इनकी मेमोरी शेयर्ड है, माइंड से ही ये लोग कम्युनिकेट करते हैं और फिलहाल इनका एम है पूरी पृथ्वी को अपने जैसा बना देना। खैर अब काउंट डाउन टाइमर दिखाता है 3 hours 6 minutes का और हम कैरल और हेलन को देखते हैं जो कि अपनी एक टायरिंग बुक टूर से अल्बुक्वर्की न्यू मैक्सिको लौट रही थी। ये लोग एक बार में जाती हैं क्योंकि कैरल को इस टायरिंग टूर के बाद ड्रिंक चाहिए थी। यहाँ कैरल और हेलन आपस में बातें करती हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि कैरल वाइकारो सीरीज लिख के परेशान है और अगली वाइकारो बुक लिखने से पहले वो अपनी एक सीरियस बुक को कंप्लीट करना चाहती हैं। इस पे हेलन वाज लाइक कि तुम अपनी सीरियस बुक लिख लो, पब्लिश कर लो, देन नेक्स्ट वाइकारो बुक भी लिख लेना। हेलन की बातों से कैरल वाज नॉट श्योर कि हेलन को भी उसकी सीरियस बुक पसंद है या नहीं। इसी बीच हम बार के टीवी पे देखते हैं कि मिलिट्री कुछ ऑपरेशंस करने लग रही है। आई मीन वो कुछ जगह को लॉक कर रहे थे। खैर इसके बाद हेलन और कैरल बार के बाहर स्मोक करने आते हैं जहां कैरल नोटिसेस कि आसमान में प्लेन्स अजीब तरह लाइट कर रही थी व्हिच वाज अनयूजुअल। हेलन फोन पे कैरल की नई बुक लॉन्च पे फैंस के कमेंट्स का रिप्लाईज देने लगती है और हम देख पाते हैं कि भले रियल लाइफ में कैरल लड़कियों को पसंद करती है लेकिन फैंस के सामने वो ऐसा एक्ट करती हैं कि उन्हें भी लड़के ही पसंद है। लाइक एक फैन का क्वेश्चन था कि रबान का कैरेक्टर को लिखते वक्त आप किसको अपने मन में इमेजिन कर रही थी। इसका रियल आंसर ये है कि कैरल एक लड़की को इमेजिन करी थी लेकिन वो रबान के कैरेक्टर को ना सिर्फ लड़का बना दी बल्कि वो कमेंट्स में जॉर्ज क्लूनी रिप्लाई करवाती हैं। मतलब वही फैंस को खुश करना, फैंस को वो बोलना जो कि फैंस सुनना चाहते हैं। खैर तभी एक कार वाला इनके साइड से निकलता है और उसकी कार सामने जाके ठुक जाती है। कैरल तुरंत कार वाले की मदद करने जाती है जो कि बेहोश पड़ा था, लेकिन अगले ही मोमेंट वो देखती है कि हेलन अजीब तरह से कांपते हुए नीचे गिर जाती है। कैरल तुरंत हेल्प लेने बार में जाती है लेकिन बार के अंदर के सभी लोग भी ठीक उसी तरह से कांप रहे थे या गिरे हुए थे। इन शॉर्ट कोई भी इंसान अपने होश में नहीं था। ऐसे में कैरल किसी तरह हेलन को एक बोर्ड पे लिटा के अपनी कार में डालती है, लेकिन दोस्तों कैरल की कार ऑन ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि कैरल की कार में एक इग्निशन इंटरलॉक डिवाइस था, यानी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उन्हें इस डिवाइस में फूंकना पड़ता था जो कि डिटेक्ट करता है कि आपने शराब पी रखी है या नहीं। इफ नहीं पी रखी है तो ही गाड़ी स्टार्ट होगी और क्योंकि कैरल पी रखी थी तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ऐसे में कैरल उस एक्सीडेंट किए कार के बेहोश ड्राइवर को साइड करती है, देन उसकी ही कार में हेलन को लिटाती है और पास वाले हॉस्पिटल जाती है। रास्ते में कैरल नोटिस करती है कि पूरे शहर का यही हाल था। सारे लोग इसी तरह से या तो कांप रहे थे या गिरे हुए थे। इनफैक्ट जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां भी लोग कांप रहे थे या बेहोश गिरे हुए थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। कैरल महसूस करती है कि हेलन की सांस थम रही है और ऐसे में वो हेलन को सीपीआर देती है, लेकिन दोस्तों हेलन सर्वाइव नहीं कर पाती। कैरल रोती है लेकिन एकदम से हॉस्पिटल के अंदर के सारे लोग ठीक हो जाते हैं और एक साथ इधर उधर जाने लगते हैं। कैरल जब एक डॉक्टर से बात करने की कोशिश करती है तो ये डॉक्टर एकदम से कैरल को किस करता है। इससे कैरल शॉक में आ जाती है और वो देखती है कि कुछ लोग हेलन के शरीर को उठा रहे थे। कैरल उन्हें हेलन के शरीर को वहीं रखने कहती है और ऐसे में सभी लोग एक साथ कहते हैं कि हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं कैरल। मतलब इन सभी लोगों को कैरल का नाम पता है और एकदम सिंक में सब एक साथ बोल रहे हैं। अब तक कैरल इतना फ्रीक आउट कर चुकी थी कि वो गाड़ी और हेलन की बॉडी के साथ अपने घर भागती है और रास्ते में पूरे शहर के लोग बस कैरल को ही देखे जा रहे थे। पूरे शहर में तबाही मच चुकी थी जिसे सभी लोग मिलकर फिक्स करने में लग गए थे। कैरल समहाउ अपने घर पहुंचती है और वहां उसे घर की चाबी नहीं मिल रही थी। तभी पड़ोसी के बच्चे अजीब तरह से स्माइल करते हुए आते हैं सेइंग कि कैरल तुम्हारी स्पेयर की फ्लावर पॉट के नीचे है। ये बच्चे भी क्लियरली इन्फेक्टेड थे और कैरल ये सब देख के फ्रीक आउट करती है। वो इन बच्चों को अपने से दूर रहने कहती
है, देन स्पेयर की से दरवाजा खोलती है और हेलन की बॉडी को घर के अंदर लेके जाती है। वो तुरंत न्यूज चैनल ऑन करती है जहां मोस्टली सारे चैनल ही बंद पड़े थे एक्सेप्ट अमेरिका की एक न्यूज चैनल जो कि चल रही थी। लेकिन चैनल पे जो मिनिस्टर खड़ा था वो भी कुछ बोल नहीं रहा था, रादर स्माइल किया जा रहा था और नीचे बैनर में लिखा आ रहा था कि कैरल, अगर तुम्हें कोई सवाल है तो इस नंबर पे कॉल करके सब पूछ सकती हो। दिस वाज वेरी शॉकिंग और कैरल तो इतना परेशान थी कि सबसे पहले वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए दारू पीती है। फिर वो हिम्मत करके कॉल करती है और उसके कॉल के जवाब में टीवी वाला जो मिनिस्टर था वो बोलना शुरू करता है। उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि पूरी दुनिया एक साथ ऐसी बन गई है, जो कि ऑफ कोर्स उसी आरएनए सीक्वेंस के कारण हुआ है जिसे हमने सीरीज के पहले सीन में देखा था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी ह्यूमैनिटी की कन्वर्जन हो गई है, मतलब इंसान इंसान ही है लेकिन एलियंस टेक ओवर कर चुके हैं, सब लोग एक साथ सोच रहे हैं, सबकी मेमोरी शेयर्ड हो चुकी है, काइंड ऑफ लाइक हाइव माइंड। अब इस कन्वर्जन में कुछ अनफॉर्चुनेट लोग नहीं बच सके, जैसे कि हेलन हुई, और ऐसे कई और भी लोग होंगे, जैसे कोई ड्राइव कर रहा होगा, कोई कहीं और होगा, तो उस सिचुएशन में अचानक से कांपने लग जाना, तो उनका एक्सीडेंट हुआ होगा और वो खत्म हो गए। तो हाँ, काफी सारे लोग खत्म हुए होंगे और इसके लिए ये जो लोग बन गए हैं अब हाइव माइंड, इनको बहुत खेद है। ये लोग अपने आप को वी कहते हैं, तो मैं भी वीडियो में कहूंगा ये लोग, क्योंकि ये लोग अपने आप को एक मानते हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया में सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये लोग कैरल से कहते हैं कि हम तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे और तुम्हारी जिंदगी अपनी है। रही बात की कैरल इनके जैसी क्यों नहीं बन गई, वेल कैरल काइंड ऑफ एक्सेप्शन है जिस पे रिसर्च करने में इन्हें समय लगेगा। मतलब इन्हें खुद नहीं पता कि कैरल क्यों नहीं कन्वर्ट हुई, तो ये लोग रिसर्च करेंगे और फिर बताएंगे। फॉर नाउ पूरी दुनिया का जो कन्वर्जन हुआ है उससे काफी तबाही मची है और काफी लोग खत्म हुए हैं जिसको इन्हें क्लीन अप करना है, जिसमें काफी समय लगेगा। मीनवाइल ये लोग कैरल को फूड, मेडिसिन या और कुछ भी डिलीवर करवाना है, सब कुछ ये लोग कैरल को दिला सकते हैं। बस कैरल को लैंडलाइन फोन पे 0 दबा के ऑर्डर करना है। लैंडलाइन है इसीलिए क्योंकि मोबाइल टावर्स फिलहाल काम नहीं कर रहे। ये सब सुन के कैरल एकदम फ्रीक आउट करने लगती है और पूछती है कि क्या ये एलियन इन्वेजन है, क्या ये लोग कैरल का माइंड भी पढ़ सकते हैं। वेल इनका कहना था कि नहीं, हम माइंड नहीं पढ़ सकते, रादर इनके पास हर कंट्रोल्ड इंसान की मेमोरी एक जगह है जिससे ये चीजें जानते हैं। हेलन भी खत्म होने से पहले इनमें से एक बन गई थी, जिस कारण से इनके पास हेलन की भी सारी मेमोरी है, इसीलिए ये लोग कैरल को अच्छी तरह से जानते हैं। कैरल फिर भी पूछती है कि तुम लोग कौन हो, और ऐसे में ये बताते हैं कि ये लोग बेनिफिशियरीज हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज के। 14 महीने पहले एस्ट्रोनॉमर्स को एक रेडियो सिग्नल मिला था फ्रॉम 600 लाइट ईयर्स अवे। ये सिग्नल 4 टोन से बना था विच रिप्रेजेंटेड गुआनाइन, यूराकिल, एडेनाइन और साइटोसिन। ये एक रेसिपी है फॉर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच वी कॉल आरएनए। साइंटिस्ट इसको रिक्रिएट किए इन ए लैब एंड इट्स मोर लाइक अ वायरस, मतलब एग्जैक्टली वायरस भी नहीं है, मोर लाइक अ साइकिक ग्लू जिससे सब एक साथ बाइंड कर चुके हैं। फिलहाल कैरल जिससे बात कर रही है वो इंडिविजुअल डेविस टैफलर नामक बंदा है, जो कि अंडर सेक्रेटरी है ऑफ एग्रीकल्चर फॉर फार्म प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन। अनफॉर्चुनेटली यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बच सके, ये जो पूरा कन्वर्जन हुआ उसमें, लेकिन इस सब का अब कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि सभी एक हैं और कोई अब प्रेसिडेंट नहीं है, हर इंसान सेम है। और कैरल यहाँ जब एक इंसान से बात कर रही है तो वो एक्चुअली में पृथ्वी के सभी इंसान से एक साथ बात कर रही है। ये सुनते कैरल पूछती है कि क्या उसके जैसे अनअफेक्टेड लोग और हैं, और ये लोग बताते हैं कि हाँ, कैरल के अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ 11 और लोग हैं जो कि अनअफेक्टेड हैं। ये लोग बाकी 11 लोगों को भी रीच आउट कर चुके हैं, उन्हें शांत कर रहे हैं और इनका प्लान है कि ये लोग जल्द ही फिगर आउट करेंगे कि क्यों ये 12 लोग अफेक्ट नहीं हुए। वंस ये लोग फिगर आउट कर लेंगे तो इन्हें भी अपने जैसा बना देंगे। कैरल कहती है कि अगर मैं तुम्हारे जैसी ना बनना चाहूं तो। इसका जवाब ये आता है कि एक बार कैरल समझ पाएगी कि ये सब कितना अच्छा है, कितना सही है, तो कैरल खुद इसे एक्सेप्ट करेगी। ये सुन के कैरल फोन काट देती है और टीवी भी ऑफ कर देती है। एपिसोड 1 के अंत में हमें फिर से टाइमर दिखाया जाता है, लेकिन ये काउंट डाउन टाइमर नहीं था, रादर जनरल टाइमर था जिसमें टाइम आगे बढ़ रहा था एंड इट वाज शोइंग 1 आवर। यानी कि दोस्तों काउंट डाउन टाइमर इस मास कन्वर्जन की काउंट डाउन थी और अब कन्वर्जन के बाद का टाइमर शुरू हुआ है। मैं इसे कन्वर्जन इसलिए बोल रहा क्योंकि ह्यूमन सब भी ह्यूमन ही है और अचानक से एलियन जैसे बन गए हैं, हाइव माइंड बन गए हैं। खैर, दूसरे एपिसोड का नाम है पायरेट लेडी और यहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि मोरक्को में होती है और वो गंदे कपड़े पहनी थी। वो एक कार एक्सीडेंट में खत्म हुए आदमी की बॉडी निकालती है, देन वो पास के आदमी से बाइक लेके बौ खलीफ टैंगर एयरपोर्ट जाती है। फिर वो खुद से प्लेन उड़ा के न्यू मैक्सिको पहुंचती है। यहाँ वो क्लीन अप करती है, विग डालती है, देन कार चलाते हुए सीधा कैरल के घर के बाहर पहुंचती है। कैरल सुबह सुबह अपने घर के गार्डन एरिया को डिग कर रही थी ताकि वो हेलन को यहाँ दफना सके। ये मोरक्को वाली लड़की जिसका नाम जोजिया था, वो कैरल को ब्रेक लेके पानी पीने कहती है वरना वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। ऐसा जोजिया का ओपिनियन नहीं था बल्कि दुनिया के हर एक मेडिकल डॉक्टर की ओपिनियन थी। कैरल जोजिया से पूछती है कि उसे कैसे पता कि कैरल काफी देर से यहाँ डिग कर रही है, पानी नहीं पी रखी है। और जोजिया कहती है कि आसमान में 40,000 फीट ऊपर एक मिलिट्री ड्रोन है जो कि कैरल पे नजर रख रहा है। अब कैरल जोजिया को देख के रियलाइज करती है कि जोजिया बिल्कुल वैसे दिख रही थी जैसा कैरल अपने बुक में रबान कैरेक्टर को इमेजिन की थी। जी हाँ दोस्तों, ये हाइव माइंड क्रीचर्स हेलन की मेमोरी से
से ये बात निकाल लिए थे कि रबान पहले एक लड़की होने वाली थी, और रबान को जब कैरल इमेजिन की थी तो वो लड़की ऐसे ही दिखने वाली थी जैसे जोजिया दिख रही है ना। रबान एक पायरेट लेडी होने वाली थी, ये बात सिर्फ कैरल और हेलन को ही पता था, क्योंकि जब फाइनल बुक पब्लिश होकर निकली थी तो रबान वहां एक लड़का था ना। ऑफ कोर्स ये हाइव माइंड लोगों को हेलन की मेमोरी से ये बात पता चल गई होगी, और ये लोग पूरी दुनिया में सर्च किए और रबान जैसा था, मतलब इमेजिनेशन में वैसी सिमिलर दिखने वाली लड़की को लेके कैरल के पास भेज दिए हैं। वैसे भी अब जबकि सबका माइंड कनेक्टेड है तो पूरी दुनिया ही हर स्किल जानती है, इसलिए जोजिया खुद बाइक चलाई, खुद प्लेन चलाई और यहाँ पहुंच गई। कैरल जोजिया को देख के काफी फ्रीक आउट करती है और वो अपने ऊपर से मिलिट्री ड्रोन हटवाने कहती है। देन जोजिया द्वारा दिया गया पानी फेंक देती है। जोजिया कहती है कि कैरल जहाँ डिग कर रही है उसमें काफी वोल्केनिक सॉइल है जिसे खोदना मुश्किल है। इफ कैरल वांट्स तो ये लोग कैरल की इसमें मदद कर सकते हैं। इस पॉइंट तक कैरल गुस्सा हो चुकी थी और जोजिया पे खूब चिल्लाती है। ऐसे में जोजिया एकदम से शॉक होती है और वो कांपने लग जाती है। जी हाँ, वो कांपते हुए गिर जाती है। जोजिया के कांपने से पूरी दुनिया के लोग एक साथ कांपने लगते हैं और कैरल ये देख के काफी परेशान होती है। वो टाउन में जाती है जहाँ सभी जोजिया वाली हालत में थे और कैरल एक वायर से लटके आदमी को नीचे लाने की कोशिश करती है। तभी सभी एकदम से रिकवर करते हैं, होश में आते हैं और कहने लगते हैं कि कैरल हम लोग सब ठीक हैं, हम यहाँ से टेक ओवर कर लेंगे सारा काम। इसके बाद कैरल वापस घर जाती है और जीरो कॉल करके जोजिया को बुलवाती है। सबसे पहले जोजिया कैरल के पास वापस आती है और वो बताती है कि कैरल के जो डायरेक्टेड नेगेटिव इमोशंस होते हैं इनकी तरफ, वो कहीं ना कहीं इन्हें इफेक्ट करते हैं। कैरल पूछती है कि अभी उसके कारण वर्ल्ड में कितने लोग खत्म हुए, क्योंकि जोजिया जब एकदम से कांपने लगी होगी तो पूरा दुनिया कांपा, तो कई लोग कुछ काम कर रहे होंगे, उसी बीच फंस गए होंगे, तो हादसा तो हुआ ही होगा। और इस सवाल का जवाब जोजिया क्लियर नहीं देती, घुमा फिरा के देने लगती है। लेकिन इट वाज क्लियर कि कैरल के गुस्सा होने से पूरी दुनिया में हजारों लोग खत्म हुए होंगे, और ये समझ के कैरल सदमे में उल्टी करती है। खैर इसके बाद कैरल और जोजिया मिलके थोड़ी खुदाई करते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद जोजिया सजेस्ट कि हम इसे जल्दी कर सकते हैं इफ यू कैन अलाउ। कैरल के हामी भरते अगले क्षण हेलीकॉप्टर से जेसीबी लाया जाता है, जिसे तुरंत खुदाई करके ये लोग हेलन को दफना देते हैं। अब उस तरह जब कैरल जोजिया से बात कर रही होती है तो उसे पता लगता है कि अर्थ के सीक्रेट प्लेसेस के लोग भी अफेक्टेड हैं, जैसे जो लोग सबमरीन्स के अंदर होंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि स्पेस में हैं, या फिर एरिया 51 जैसे सीक्रेट जगह के लोग, सब के सब एलियंस बन चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। ये जो इन्वेजन हुआ है ये पहले इन्हीं इंपॉर्टेंट लोगों को टारगेट किया एंड ओवर द टाइम स्मूथली होने लगा था, लेकिन फिर मिलिट्री को इसकी भनक लग गई थी और ऐसे में इन्हें एक ही रात में पूरी दुनिया को अपने जैसा बनाना पड़ा, जिसमें कई जाने चली गई। कितनी वो आपको आगे पता चलेगा। फॉर नाउ जोजिया बताती है कि एक और बंदा पराग्वे में मिला है जो कि इन सब से इफेक्ट नहीं हुआ है, और वो बंदा अब तक इनसे कांटेक्ट तक नहीं किया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे दुनिया में सिर्फ 13 लोग ऐसे बचे हैं जो कि अब भी इंसान हैं, बाकी सभी लोग यही हाइव माइंड एलियन बन चुके हैं। कैरल पूछती है कि इनमें से कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, और जोजिया बताती है कि कैरल को छोड़ के 5 और लोग हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं। कैरल इन 5 से मिलना चाहती थी और जोजिया 1-2 सेकंड में ही बता देती है कि 5 हाँ बोल दिए हैं फॉर दिस रिक्वेस्ट। बस फिर क्या था, अगले दिन कैरल प्लेन में अकेली पैसेंजर बन के इन 5 से मिलने बिलबाओ जाती है। यहाँ कैरल इनसे मिलती है, जिनमें से सिर्फ 4 लोग फिलहाल आए थे, जो कि थे ओटोंग बायोर, शाओमे, कुसीमायो एंड लक्ष्मी। ये 4 लोग अपनी फैमिलीज भी लेके आए थे, जो कि ऑफ कोर्स एलियन बन गए थे। स्टिल ये लोग अपनी फैमिली को फैमिली जैसा ही ट्रीट कर रहे थे। एक और बंदा आने वाला था फ्रॉम मॉरिटानिया, और उसे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि वो स्पेशल यूएस एयरफोर्स 1 एरोप्लेन में आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि सिर्फ 13 लोग ही इस दुनिया में बचे हैं, तो ये एलियंस लोग इन 13 लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो आप जो कुछ रिक्वेस्ट करो, चाहे रिक्वेस्ट कितनी भी अजीब हो, कितनी भी ओवर द टॉप हो, ये एलियंस लोग उसे पूरा करेंगे। सो यस, 5वां बंदा फाइनली आता है, जिसका नाम कोम्बा डियाबाटे था, और उसके साथ कई लड़कियां भी थी। क्यों, वो आप समझ गए होंगे, मतलब बंदा एंजॉय कर रहा है लाइफ। सो यस, इनकी मीटिंग उसी प्लेन में होती है जो कि गजब की प्लेन थी, और कैरल रिक्वेस्ट करती है कि ये मीटिंग रियल ह्यूमंस के बीच ही हो, बाकी ये एलियंस नहीं रहेंगे, ना ही इस मीटिंग की कोई रिकॉर्डिंग होगी। तो हाँ, सारे हाइव माइंड वाले लोग एलियंस चले जाते हैं, और कैरल इन 5 को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि कैसे ये लोग अपोकलिप्स में हैं अभी, और इन ह्यूमंस को ही मिलके किसी तरह इस सब को रिवर्स करना होगा। लेकिन बाकी 5 लोग कैरल से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि वो लोग दुनिया की कोई भी लग्जरी एंजॉय कर सकते हैं, देन ये एलियंस एकदम हार्मफुल नहीं है। लक्ष्मी तो अब भी अपनी फैमिली को अपना ही मान रही थी, सेइंग मेरा बेटा ही है, मेरे पेरेंट्स हैं, वो लोग एलियंस नहीं है, तो उन्हें एलियंस मत बुलाओ। लक्ष्मी तो कैरल पे गुस्सा भी होती है, क्योंकि जब कैरल जोजिया पे गुस्सा करके चिल्लाई थी, तब लक्ष्मी की फैमिली कार में थी और उसके ग्रैंडफादर कार चला रहे थे। ग्रैंडफादर के भी कांपने से उनकी कार क्रैश हुई, जिसमें उसके ग्रैंडफादर समाप्त हो गए, और हम देख पाते हैं लक्ष्मी के सर पे भी चोट आई है। तो लक्ष्मी तो ऑलरेडी ही कैरल को हेट कर रही थी। डियाबाटे कहता है कि एलियन टेक ओवर के बाद पूरी दुनिया में अब कोई क्राइम नहीं है, सारे जेल खाली है, सभी जू को ओपन करके एनिमल्स को छोड़ दिया गया है, कोई भी कुत्ता अब लीश पे नहीं है, जिसको जहां मन है वो वहां घूम सकता है, और इतिहास में पहली बार वर्ल्ड पीस एक्चुअल में कायम हुआ है। तो हम इसे क्यों ही डिस्टर्ब करें। कुसीमाया तो एलियंस में से ही एक बनना चाहती थी, एंड शी वाज होपिंग कि एलियंस जल्दी से
इन्हें भी कन्वर्ट करने का तरीका ढूंढ निकाले। कैरल पाती है कि जितने भी ह्यूमंस बचे हैं ये सभी लोग एलियन से पूछ चुके हैं ऑलरेडी कि उनके दिमाग में क्या चलता है, मतलब वो एलियंस कैसा फील करते हैं, उनका नाम क्या है, मतलब हर एक इंसान को एक उनका पर्सनल शैपरोन दिया गया है। लेकिन कैरल तो अपने शैपरोन का नाम तक नहीं पूछी है। मतलब हम जानते हैं कि उसका नाम जोजिया है, लेकिन कैरल अब तक ये जानती नहीं और कैरल अभी तक एलियंस को जानने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की है। लक्ष्मी कहती है कैरल से कि तुम पहले अपने आप को एजुकेट करो। इन शॉर्ट यहाँ जितने भी 5 ह्यूमंस थे वो सब कैरल के अगेंस्ट थे, स्पेशली लक्ष्मी। इस पॉइंट पे दियाबाटे सिचुएशन काम डाउन करके कहता है कि हमें अब कुछ खा लेना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन में हम इन 6 लोगों को डाइन करते देखते हैं जहां एलियंस इनके लिए एकदम बेहतरीन खाना बना के लाए थे। जोजिया बताती है कि भले खाने में चिकन, फिश, बीफ सब है, लेकिन ये एलियंस किसी भी जीवित प्राणी को खत्म नहीं कर सकते। ये लोग मोस्टली वेजिटेरियन हैं। ये लोग अपने आप खत्म हुए प्राणी का ही खाना बनाते हैं क्योंकि इनकी फितरत में किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट करना है ही नहीं। ये ऐसा कर ही नहीं सकते। दे आर नॉट केपेबल ऑफ इट। ये सुन के कैरल वाज लाइक कि तुम लोग हिपोक्रेट हो, क्योंकि जब तुम अर्थ पे टेक ओवर किए तो उसमें कई लोग एक साथ खत्म हुए होंगे, तब तुमने ये सब नहीं सोचा। ये सुन के लक्ष्मी कैरल से कहती है कि कैरल बिना गाली दिए बात करे क्योंकि लक्ष्मी का बेटा रवि भी यहाँ है। इस पे कैरल को हंसी आ जाती है क्योंकि लक्ष्मी का बेटा रवि अब रवि है ही नहीं। और ये प्रूव करने के लिए कैरल रवि से एक कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर पूछती है जो कि छोटा रवि बताने भी लगता है, क्योंकि दुनिया के सारे सर्जन्स की नॉलेज रवि के अंदर है। सब कुछ कनेक्टेड है ना, तो सब लोग सब कुछ अब जानते हैं। हर कोई एस्ट्रोनॉट है, ऑथर है, साइंटिस्ट है, क्रिकेट प्लेयर है, सब है। कैरल फिर से जोजिया से पूछती है कि उनके टेक ओवर में कितने लोग समाप्त हुए और फाइनली जोजिया नंबर देती है विच वाज 886,477,591 पीपल। ये सुन के कैरल कहती है कि इतने सारे लोग को तुमने एक साथ खत्म कर दिया और तुम बोलते हो कि हम किसी को हार्म नहीं कर सकते। इसके जवाब में लक्ष्मी कैरल से कहती है कि कैरल जब जोजिया को डांटी थी जिससे जोजिया कांपने लगी थी, तो कैरल के उस एक हरकत से उस एक पर्टिकुलर टाइम पे 11 मिलियन लोग खत्म हुए। क्योंकि देखा जाए तो उस टाइम पे अगर कोई ड्राइव कर रहा हो या कोई और काम कर रहा हो देन कांपने लगा तो वो खत्म ही हो जाएगा ना। ये सुन के कैरल वो शॉक्ड और वो दारू पी के यहाँ से जाने लगती है, सेइंग कि तुम लोग एंजॉय करो लाइफ, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस। कैरल अब तक इतना पी चुकी थी कि वो गिर जाती है और जोजिया उसे उठाने आती है, लेकिन कैरल एकदम से जोजिया पे चिल्लाती है जिससे जोजिया फिर से कांपने लगती है। जोजिया के कांपते सभी एलियन सेम तरह से कांपने लगते हैं, इंक्लूडिंग लक्ष्मी सन। और लक्ष्मी यहाँ हिंदी में कैरल को भड़ भड़ के गाली देती है। अगले सीन में हम कैरल को होटल में सो के उठते देखते हैं और अब तक सब कुछ कंट्रोल में था। जोजिया कैरल को बताती है कि 5 में से 4 लोग कैरल को हेट करते हैं एक्सेप्ट दियाबाटे जो कि अभी चिल है। दियाबाटे लाइफ को सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा था। आई मीन उसके आसपास सिर्फ लड़कियां थी, सुपर मॉडल साड़ी, और उसके पास दुनिया की हर एक लग्जरी थी। कैरल वापस उससे मिलती है और दियाबाटे कहता है कि वो वेगस जा रहा है जहां वो कैरल की शैपरेन जोजिया को भी साथ लेके जाना चाहता है। ऑफ कोर्स रीजन आप समझ रहे होंगे। कैरल वाज लाइक तुझे जो करना है कर, जिसके साथ सोना है सो जाओ, आई डू नॉट केयर। कैरल जोजिया से कहती है कि तुम ही चूज करो कि तुम्हें किसके साथ जाना है, और जोजिया कहती है कि हम चूज नहीं कर सकते। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट आपको खुद ही रिजॉल्व करना होगा, हम बस ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। और ये सुन के कैरल गिव अप कर देती है, यानी जोजिया अब दियाबाटे के साथ जाएगी। इसके बाद कैरल अपने प्लेन में बैठ के वापस जाने लगती है, लेकिन एकदम से वो फील करती है कि वो जोजिया को दियाबाटे के साथ नहीं जाने दे सकती। ऐसे में वो दियाबाटे के प्लेन के सामने खड़ी होके उसकी प्लेन रुकवाती है, देन जोजिया को अपने साथ वापस न्यू मैक्सिको लेके जाती है। यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाती है। अब थर्ड एपिसोड का नाम है ग्रेनेड, और शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब कैरल और हेलन एक ऐसे होटल में ठहरे थे जो कि पूरी तरह से आइस का बना हुआ था। लिटरली 300 टन आइस से ये होटल बना था। जी हाँ, इस होटल की बेड तक आइस से बनी थी एंड दिस वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। हर साल टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये होटल पिघल जाती है और फिर इसे वापस बनाया जाता है। इस सीन में हम समझ पाते हैं कि वेकेशन पे भी कैरल हमेशा परेशान ही रहती थी कि उसकी बुक बेस्ट सेलर में आई या नहीं। वहीं हेलन थोड़ा एंजॉय करने में मानती थी। ये दोनों साथ में ऑरोरा लाइट्स भी देखते हैं। खैर प्रेजेंट में कैरल प्लेन में अपने होम टाउन जा रही है और यहाँ उसके साथ जोजिया भी है। कैरल जोजिया से बाकी नॉन इंग्लिश स्पीकर्स के बारे में पूछती है और जोजिया सबकी डिटेल्स देती है। कैरल पता लगाना चाह रही थी कि बाकियों में कोई मेडिकल फील्ड में है या नहीं जो कि इस कन्वर्जन को स्टडी कर सके, देन इसे शायद रिवर्स भी कर सके, लेकिन ऐसा कोई नहीं बचा था। इन एलियंस को सिर्फ एक बंदे के बारे में नहीं पता था, वही बंदा जो कि पैराग्वे में है और वो अब तक इनसे बात तक नहीं किया है, रादर वो आइसोलेशन में रह रहा है। उस बंदे का नाम मनुसोस ओविएडो है जो कि एक सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटी चलाता है और वो स्पेनिश बोलता है। नाउ कैरल थोड़ा बहुत स्पेनिश जानती थी और इसीलिए वो मनुसोस से बात करना चाहती थी। ऐसे में जोजिया उसे मनुसोस का पर्सनल फोन नंबर लगा के देती है, लैंडलाइन वाला। मनुसोस पहले तो फोन नहीं उठाता और जब एक बार उठाता है तो गाली देके फोन रख देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एलियंस ही उसे कॉल कर रहे हैं। ऐसे में कैरल तो गुस्सैल है ही, वो भी कॉल करके स्पेनिश में मनुसोस को गाली दे देती है। खैर इसके बाद कैरल वापस अपने घर आती है और जाने से पहले जोजिया उसके सारे मेल्स उसको देती है और एक गिफ्ट भी देती है। ये गिफ्ट कैरल के लिए हेलन ऑर्डर करी थी ताकि आफ्टर बुक टूर कैरल रिलैक्स कर सके। और गिफ्ट क्या
था? वेल, ये एक मसाजर था। ये मसाजर कैरल पहले देखी थी लेकिन खरीदी नहीं थी बिकॉज ये काफी एक्सपेंसिव था। इस पॉइंट पे कैरल को गुस्सा आने लगता है क्योंकि इन एलियंस के पास हेलेन की सारी मेमोरीज थी जो कि कैरल को पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए कैरल जीरो पे कॉल करके बोल देती है कि ये लोग हेलेन की सारी मेमोरीज भूल जाएं। नाउ ऑफ कोर्स एलियंस के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल ही नहीं था, तो कैरल कह देती है कि अब से वो लोग हेलेन की मेमोरी से रिलेटेड बातें कैरल से नहीं करेंगे और इसके लिए एलियंस मान जाते हैं। खैर, इसके बाद कैरल अकेले टाइम पास करती है और दिन में उसके घर पे एलियंस खाना छोड़ के जाते हैं। ये स्पेशल फूड था जो कि कैरल 2012 में कभी खाई थी और तब वो शेफ को काफी कॉम्प्लीमेंट की थी फॉर दिस फूड। वेल, वही शेफ अगेन ये स्पेशल फूड बनवा के कैरल तक भिजवाया था क्योंकि अब सबकी मेमोरी एक्सेसिबल है और सबकी मेमोरी अच्छे से याद भी है, तो एलियंस को ये सब पता था और ऐसा वो लोग कैरल के लिए कर रहे थे। नाउ ऐसा एलियंस इसलिए कर रहे थे ताकि कैरल खुश हो, लेकिन कैरल को तो ये सब बहुत अजीब लगता है। इनफैक्ट वो खाना फेंक देती है। नाउ एलियंस को ये तक पता था कि कैरल के फ्रिज में ज्यादा खाना नहीं है क्योंकि जो हेल्पर इसका घर क्लीन करके गई थी वो देखी थी कि फ्रिज में बस थोड़ा दूध वगैरह ही था। कैरल सबसे फ्रस्ट्रेट हो रही थी और वो कार में पास के सुपरमार्केट स्प्राउट्स में जाती है। वो पाती है कि पूरा सुपरमार्केट खाली था और वहाँ कोई भी सामान नहीं था। कैरल फोन करके जोजिया से पूछती है जो कि बताती है कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बचाने और वेस्टेज कम करने के लिए मोस्ट प्लेसेस को खाली कर दिए हैं और सब कुछ एकदम सेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कैरल को कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो वो लोग डिलीवर करवा सकते हैं। ये सुन के कैरल कहती है कि मुझे स्प्राउट सुपरमार्केट वापस चाहिए, यहाँ का सारा सामान ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले था। इसके कुछ ही देर बाद ढेर सारे ट्रक्स आते हैं जिनमें से कई लोग एक साथ सुपरमार्केट का सारा सामान लेकर आए थे। देन कुछ ही मिनटों में ये लोग वापस से सुपरमार्केट को भर देते हैं और यहाँ सभी एक साथ हाय कैरल बाय कैरल कर रहे थे। इनके जाने के बाद कैरल अकेले शॉपिंग करती है और घर पे खाना बना के खाती है ना। उस रात एकदम से कैरल के घर की लाइट चली जाती है। इनफैक्ट पूरे टाउन की लाइट जाती है। कैरल जीरो पे फोन करके पता करती है और वो पाती है कि ये लोग बिजली बचाने के लिए पूरे टाउन की लाइट काट दिए हैं और गलती से वो लोग कैरल के घर का भी लाइट काट दिए। रात में ये लोग सिर्फ एसेंशियल ऑपरेशंस को ऑन रखते हैं लाइक हॉस्पिटल इमरजेंसीज एंड ऑल, बाकी सभी सो जाते हैं। तो हाँ, ये लोग तुरंत कैरल के घर पे लाइट वापस देते हैं और कैरल यहाँ गुस्सा करने लगती है। इस पे एलियंस रियलाइज कि उन्हें बस कैरल को खुश करना है जिसके लिए वो कुछ भी करेंगे। कैरल कह देती है कि हैंड ग्रेनेड दे दो, उससे सब फिक्स हो जाएगा और थोड़ी देर बाद जोजिया वाकई में एक हैंड ग्रेनेड लेके कैरल के घर पे आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, कैरल से समझाती है कि ये बस एक सरकाज़म था और यहाँ कैरल जोजिया को घर में ड्रिंक बना के देती है। कैरल पूछती है कि अगर जोजिया ड्रंक हो गई, मतलब शराब पी लेती है, तो क्या पूरी दुनिया नशे में आ जाएगी? जोजिया बताती है कि भले इनकी मेमोरी शेयर्ड है, ये लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया नशे में नहीं आएगी। फिजिकली एक इंसान को जो फील होता है वो इंडिविजुअल ही है, चाहे वो पेन हो या कुछ और, लेकिन इनकी जो थॉट्स है वो सिमिलर है। तो अगर किसी को दर्द हुआ तो दूसरे लोग भी समझ पाएंगे कि उसे दर्द हुआ, उन्हें दर्द नहीं होगा। तो अगर ये दारू पीती है तो सब समझ पाएंगे कि हाँ, जोजिया का जो शरीर है वो पी चुका है, लेकिन सभी लोग नशे में नहीं होंगे। अब जोजिया यहाँ कुछ कुछ दारू पे ज्ञान देने लगती है कि ये सब कैसे बना था, ये वाला पर्टिकुलर बॉटल कब बना था, मतलब जैसे हमारा चैट जीपीटी बात करता है ना हमसे, सिमिलर वैसा ही एआई जैसा। और कैरल उसे रोक के पूछती है कि उनकी रिसर्च कहाँ तक पहुंची। आई मीन वही रिसर्च टू फाइंड आउट कि दुनिया में 13 लोग कन्वर्ट क्यों नहीं हुए और उन्हें कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जोजिया बताती है कि रिसर्च अभी चल ही रही है जिसे पूरा करने में वीक्स या मंथ्स लग सकते हैं। कैरल गुस्सा होकर बोलने लगती है कि तुम लोग कहते हो कि हम किसी को हार्म नहीं करते, हम पीसफुल हैं, लेकिन कन्वर्जन तो फोर्स्ड कर रहे हो। या किसी इंसान का ओपिनियन लिया गया इस कन्वर्जन से पहले? इसके जवाब में जोजिया काफी इंटरेस्टिंग बातें कहती है। जोजिया वाज लाइक कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे जैसा बन के कैसा अमेजिंग फील होता है, लेकिन हमें पता है कि ह्यूमंस कितने मिजरेबल थे। मतलब किसी के ऊपर काम का प्रेशर, कोई गरीब है, कोई डिप्रेस्ड है, 10 तरह की टेंशंस थी हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। सो इट्स लाइक अगर आप किसी को पानी में डूबते हुए देखोगे तो आप उनका कंसेंट नहीं लोगे कि हम आपको बचाए या नहीं बचाए, सीधा उन्हें बचा लोगे। इन शॉर्ट, जोजिया के हिसाब से ह्यूमैनिटी डूब रही थी और एकदम बेकार हालत में थी जिसे ये एलियंस आके फिक्स किए हैं। अब दुनिया में वेस्टेज नहीं है, क्राइम नहीं है, सब पीसफुल है, किसी के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी तरह का रेसिज्म नहीं है, सब एक बराबर है, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, एकदम प्योर इक्वालिटी। इनफैक्ट सभी लोग सब कुछ करते हैं। मतलब अगर एक प्रेसिडेंट है तो वो भी आके आपका बाथरूम साफ कर रहा होगा। मतलब सब कोई सब कुछ कर सकते हैं, एकदम इक्वल हो चुका है हर कुछ, और सब एक दूसरे की मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं। तो हर कोई डॉक्टर है, हर कोई इंजीनियर है, हर कोई ऑथर है, हर कोई क्रिएटर है, कोई झूठ नहीं है, कोई छलावा नहीं है, कोई धोखा नहीं है। ये सब सुन के कैरल और भड़कती है और नशे में वो ग्रेनेड उठा के उसका पिन निकाल देती है। कैरल को लग रहा था कि ये लोग उसे नकली हैंड ग्रेनेड दिए होंगे, लेकिन दोस्तों ये असली हैंड ग्रेनेड
था। अभी एकदम से जोजिया कैरल के हाथ से हैंड ग्रेनेड लेके बाहर फेंकती है और वो कैरल को कवर करती है। ग्रेनेड फटता है जिसमें जोजिया बुरी तरह चोटिल होती है, लेकिन कैरल को बस खरोंच ही आई थी। इस चोटिल हालत में भी जोजिया स्माइल ही कर रही थी, सेइंग हेल्प आ जाएगी, और अगले ही क्षण एयर एम्बुलेंस सब आती है जो कि जोजिया को अस्पताल लेके जाती है। ना हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि जोजिया इज सेफ, और दोस्तों यहाँ जो डॉक्टर था वो किसी DHL डिलीवरी वाला वर्कर था। I mean, अब तो दुनिया में सभी डॉक्टर है ना, सभी नर्स है, तो सभी सब कुछ है, राइट? तो कोई भी ऑपरेशन कर सकता है। खैर कैरल इस डिलीवरी वाले बंदे से पूछती है कि तुम लोग मुझे रियल हैंड ग्रेनेड क्यों दे दिए? बंदा कहता है कि हम तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैरल वाज लाइक कि मुझे अगर बजूका चाहिए या एटम बॉम्ब चाहिए तो वो भी दे दोगे? ये लोग कहते हैं हाँ, अगर तुम्हें एटम बॉम्ब चाहिए तो हम सवाल करेंगे कि क्यों चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें दे देंगे इफ यू वांट इट। इनफैक्ट वो कैरल से पूछता भी है कि तुम्हें चाहिए क्या एटम बॉम्ब? कैरल से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो उस बंदे को जाने कहती है। यहीं पे थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी प्लूरीबस के पहले 3 एपिसोड की कहानी, और यहाँ मैं पहले वीडियो में सिर्फ 3 एपिसोड ही इसलिए कवर किया क्योंकि मेनली जो पूरा वर्ल्ड टेक ओवर था वो इन्हीं 3 एपिसोड्स में था। आगे कहानी काफी स्लो लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगी, और इसलिए आई विल ट्राई कि अगली वीडियो में मैं बाकी बचे हुए 6 एपिसोड्स को कवर कर लूंगा। ऐसे भी आगे इन एलियंस के कई राज खुलने वाले हैं, और हमें ये भी पता लगेगा कि क्या इस सब को रिवर्स किया जा सकता है। क्योंकि सोच के देखो, ये एलियंस खाते क्या होंगे? क्योंकि ये किसी को हार्म नहीं करते तो खाएंगे क्या? कैसे इनकी लाइफ चल रही है? ये लोग तो इतने हार्मलेस हैं कि पेड़ तक को हार्म नहीं करते, फल तक नहीं तोड़ सकते हैं। ये सब आपको आगे पता चलेगा डिटेल में। सो यस, अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, एंड साथ ही हम ढेर सारी थियरीज पे भी बात करेंगे ही। वैसे मुझे प्लूरीबस देख के रिक एंड मॉर्टी के सीजन 2 एपिसोड 3 की याद आ गई। एपिसोड का नाम था ऑटो इरोटिक एसिमिलेशन, जिसमें यूनिटी थी एक हाइव माइंड हु वाज इन लव विथ रिक। मतलब पूरा जो प्लैनेट था वो यूनिटी ही थी। वहां भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही कुछ सिमिलर था, मतलब एकदम सेम नहीं था, सिमिलर था। वैसे इस हाइव माइंड कॉन्सेप्ट पे हम अगली वीडियो में और बातें करेंगे ही, मतलब इस पे काफी थियरीज में चर्चा होगी। फॉर नाउ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।